हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप इंस्टॉल कीजिए। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, भारत का सबसे अंतिम या कहें सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? तो वो है अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का। हाल ही में पंकज त्रिपाठी को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इनको फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के इतिहास में इकलौते भारतीय जिन्होंने गोल्ड जीता है वो है दोस्तों सुशील कुमार। ओके, तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया था। देखिए आजकल कम लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग कोशिश क्या करो सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की, ठीक है। अगर आपको सभी नहीं पता है तो एटलीस्ट 2 या 3 का आंसर पता है तो उसी का आंसर कमेंट कर दिया करो, लेकिन कमेंट जरूर करा करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों मनाया गया 11 अक्टूबर को। ये प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, पोषण, बाल विवाह, कानूनी और चिकित्सा अधिकारों को, जो लड़कियों को सामने जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं इन सब से रिलेटेड, इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, साथ ही साथ बालिकाओं की मदद के लिए, बालिकाओं को कैसे समाज में उनको सम्मान देना है, कैसे उनकी ग्रोथ पर, विकास पर ध्यान देना है, इन सब मुद्दों को के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। क्या है? डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखना आपको। इसकी शुरुआत 2012 से हुई, यानी 2012 में पहली बार मनाया गया। घोषणा यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2011 में ही कर दिया था। ओके, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की जो बैठक होती है वो नवंबर-दिसंबर के आसपास में होती है, ठीक है। तो फिर घोषणा तो तभी हो जाती है, लेकिन मनाया जाता है अगले वर्ष से। क्लियर है? तो इस महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस और थीम हैं, इनको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ये मैं पीडीएफ आपको दूंगा अपने एप्लीकेशन पर, तो आप ऐप पर जा करके इस पीडीएफ को रीड कर सकते हैं डेली के डेली। डेली मैं ये जो दिवस वगैरह होता है सब कुछ पीडीएफ में डाला करता हूँ, तो आप लोग रीड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वीडियो में टाइम लिमिट होता है, इस वजह से डेली का डेली रिवाइज नहीं कराएंगे हम लोग, तीसरे चौथे दिन रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? किसे किसे मिला है? एक तो है दोस्तों डेविड कार्ड, जिन्हें मिला है 50% यानी आधा। दूसरे हैं जोशुआ एंग्रिस्ट और तीसरे हैं गुइडो एम्बेंस। इन 3 को मिला है इस बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, यानी नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अब देखिए 50% का क्या मतलब है? देखिए इसमें 2 हिस्सों में बांटा गया। एक तो 50% हिस्सा पूरा का पूरा डेविड कार्ड को मिलेगा, इस पुरस्कार का जो प्राइज मनी होगा वो, और दूसरे 50% में इन दोनों में बटेगा, ठीक है। 25% जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो एम्बेंस में। तो इन सब की इमेज देख लीजिए। डेविड कार्ड ये हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ही, ये तीनों के तीनों हैं। ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। ये मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी के हैं, साथ ही साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर हैं। और ये जो हैं गुइडो एम्बेंस, ये दोस्तों ये नीदरलैंड में जन्मे हुए थे, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अभी वर्तमान में प्रोफेसर हैं। क्लियर है? तो इन तीनों को इकोनॉमिक का दिया जाएगा। इन तीनों को देखिए, यहाँ भी इमेज देख लीजिए, ये नोबेल वाला इमेज है, जो नोबेल वेबसाइट है उसके द्वारा ऑफिशियल इमेज इस प्रकार से जारी की जाती है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि हर एक वीडियो में आपको यही वाली इमेज दूँ। कारण ये है कि इसमें कारण भी लिखा रहता है कि क्यों क्यों कैसे मिला है। देखिए इनको अकेले जो 50% मिला है, इनको अलग रीज़न के लिए मिला है, और इन दोनों को 25% अलग रीज़न के लिए मिला है। ये नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है? तो ये डिटेल्स भी है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। देखिए जब नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ 1901 से, तब 6 कैटेगरी में नहीं दिया जाता था, तब केवल 5 कैटेगरीज में ही दिया जाता था। लेकिन आगे चल करके 1969 से ही ये इकोनॉमिक्स का दिया जाना शुरू हुआ। एक्चुअली में इसकी घोषणा तो 1968 से हो गई थी, लेकिन इकोनॉमिक्स का जो है ये 1969 में पहली बार दिया गया। अब पहले विजेता कौन थे, इनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो पहली बार दोस्तों रैगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्गन को दिया गया 1969 में। घोषणा इसकी हुई थी 1968 में।
इसको कभी कभी दोस्तों सेवरिक्स रिस्क बैंक पुरस्कार भी कहा जाता है, सेवरिज रिस्क बैंक प्राइज। ठीक है, इस नाम से भी अगर पूछा जाए तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी के द्वारा एक्चुअल में ये जो है ना, ये स्वीडन की केंद्रीय बैंक है और उसी के द्वारा दिया जाता है। तो कभी कभी इसको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स ना कह करके सेवरेज रिस्क बैंक प्राइज भी कहा जा सकता है। एग्जामिनर पूछ सकता है, भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, किसी भी तरीके से घुमा करके पूछ सकता है। तो इसी बैंक की स्थापना दिवस थी, 300वां स्थापना दिवस था 1968 में, जब ये शुरू किया गया। ठीक है, तो 1969 से पहली बार दिया जाना शुरू हुआ और 1968 को इसकी स्थापना हुई नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। बाकी सबकी शुरुआत तो 1901 से हो गई थी। क्लियर बिल्कुल। चलिए अब इस पर एक डिटेल वीडियो मैं दूंगा जिसमें आपको सब कुछ अच्छे से एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि 6 क्षेत्रों का हो गया है नोबेल प्राइज। अब इस पर वीडियो आपको मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 12 से 15 अक्टूबर के बीच मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित होगा? तो ये दोस्तों आयोजित होना शुरू हो चुका है बंगाल की खाड़ी में। अभी ये इस साल का दूसरा चरण है, यानी सेकेंड स्टेज है। आपको पता होगा दोस्तों, कई बार बताया गया है, मालाबार जो अभ्यास होता है ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 2 स्टेज में होता है, 2 चरण में होता है और दोनों चरण अलग अलग जगह आयोजित कराए जाते हैं। जैसे पिछली बार हुआ था तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हुआ था। अब की बार वाला जो पहला स्टेज हुआ, फर्स्ट स्टेज, वो फिलीपींस सागर में हुआ था और सेकेंड स्टेज अभी जाकर के हो रहा है। फर्स्ट स्टेज हुआ था दोस्तों अगस्त मंथ में हुआ था फर्स्ट स्टेज। ठीक है, और अभी वाला जो हो रहा है सेकेंड स्टेज, ये हो रहा है अक्टूबर मंथ में और ये हो रहा है बंगाल की खाड़ी में। कब कब ये आयोजित हुआ था? तो पहला चरण फिलीपींस सागर में 26 अगस्त से 29 अगस्त के बीच आयोजित हुआ था और दूसरा चरण जो है 12 से 15 अक्टूबर को आयोजित हुआ। ये क्वाड ग्रुप की जो कंट्रीज हैं इनके बीच में होता है। इनको हम लोग क्वाड ग्रुप कहते हैं। ये जो 4 देश हैं कौन कौन से हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, ये 4 देशों के बीच में ये होता है और नौसैन्य अभ्यास होता है, यानी समुद्र में होता है ये अभ्यास, नौसेनाओं के द्वारा होता है अभ्यास। क्लियर है। पिछले दिनों में भी बहुत सारे अभ्यास हुए हैं, सभी का क्विकली रिवीजन करते हैं। एक तो अभी अजय वॉरियर्स हुआ भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, चौबटिया उत्तराखंड में, 6ठा संस्करण था। मित्र शक्ति हुआ, समुद्र शक्ति हुआ। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। एक हुआ जिमेक्स जापान और इंडिया के बीच में। एक सूर्य किरण 4 भारत नेपाल के बीच में। असिंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। साझा नियति में भारत नहीं था, ये चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच में हुआ, मध्य हेनान प्रांत चाइना में। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य के करुकपुर कलमकारी पेंटिंग और लौंग को जीआई टैग दिया गया? देखिए अभी मैंने आपको कल ही बताया था ना कि इस टाइम पर लगातार जीआई टैग मिल रहे हैं। जैसे ही ये मिलना समाप्त हो जाएगा इस पर आपको वीडियो दी जाएगी। ठीक है, अभी कुछ और हो सकता है मिल जाए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो अभी तमिलनाडु के दोस्तों 3 और प्रोडक्ट को दिया गया जीआई टैग। लगातार जीआई टैग से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जीआई टैग देखिए ये 3 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जिनको दिया गया है। इनमें दोस्तों कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग्स है, कल्लाकुरुचि लकड़ी की नक्काशी है और कन्याकुमारी लौंग है। ये तीनों के तीनों उत्पाद जो हैं, प्रोडक्ट जो हैं, ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इन दोनों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग या कहें जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग के लिए 1999 में बिल लाया गया था। ये बिल एक्ट बना 2003 में और पहली बार दिया गया दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जीआई टैग, यानी 2004 से हो गई शुरुआत। अच्छा, जीआई टैग जब दिया जाता है तो उसकी वैलिडिटी होती है 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स की वैलिडिटी के लिए दिया जाता है जीआई टैग। ओके, अभी पिछले दिनों में जो दिए गए हैं उनका फिर से रिवीजन करते हैं। अभी केरल के बारे में मैंने आपको बताया था, एड्यूड मिर्च और कुट्टी कट्टूर आम को, महाराष्ट्र के पालघर के चीकू और वाड़ा कोलम चावल को, महाराष्ट्र के ही रायगढ़ के सफ़ेद प्याज को दिया गया, गोवा के कोला मिर्च को, मणिपुर के सिरारा खोंग मिर्च और तमिलनाडु संतरा को दिया गया, असम की जुडीमा शराब को दिया गया, राजस्थान की सोजत मेहंदी को दिया गया और नागालैंड के नागा कुकुम्बर या कहें नागा खीरा को दिया गया जीआई टैग। अगला देखते हैं। हाल ही में तुर्की ग्रां प्री 2021 किसने जीती? तो इस फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है दोस्तों वाल्टेरी बोटास ने। वाल्टेरी बोटास, इनका इस सीजन का ये पहला ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस था, यानी फार्मूला 1 रेस था। वाल्टेरी बोटास भी दोस्तों मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं। मर्सिडीज के कौन हैं? लुइस हैमिल्टन के नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीतने का रिकॉर्ड है। 100 जीत चुके हैं, ये कंप्लीट कर चुके हैं। दुनिया के इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग वाल्टेरी बोटास की बात करेंगे।
ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये फिनलैंड के रहने वाले हैं। इनका इस सीजन का ये पहला खिताब है। इससे पहले इस सीजन में इन्होंने कोई सा भी रेस नहीं जीता फॉर्मूला 1 रेस का। क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने दोस्तों 6S अभियान 6S कैंपेन शुरू किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का। इस 6S का मतलब भी होता है 6S यानी कि 6 बार S, और इन 6 बार S का मतलब होता है स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क और शिखर, संकल्प और स्वागत। ठीक है, तो ये 6S का मतलब होता है। देश भर में जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इनको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए एक ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएगा पीएनबी जो है। साथ ही साथ जो लोन वाला सिस्टम है इसका उसमें भी तेज़ी लाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीएनबी से लोन ले सके, क्योंकि आजकल देख रहे हो आप प्राइवेट बैंक ज़्यादा ऑफर दे रही हैं। तो ऐसे में पीएनबी जो है ये भी अपने आप को सुधार करने के लिए, ऋण में वृद्धि लाने के लिए, लोन वगैरह सिस्टम में वृद्धि लाने के लिए, इंश्योरेंस वगैरह जो कराते हैं उनको, या फिर कोई भी सिक्योरिटी वगैरह चाहिए उनसे रिलेटेड योजनाओं को लॉन्च करने के लिए, या फिर डिजिटल बैंकिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, जिससे लोग इसका भी डिजिटल बैंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। इन सब कामों के लिए ये पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना दोस्तों हुई थी 1894 में। ये भारत की पूर्णतया भारतीयों द्वारा स्थापित भारत की पहली बैंक थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से भारतीयों द्वारा स्थापित ये पहली बैंक थी। लाला लाजपत राय और उनकी टीम ने यह स्थापित किया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, सीईओ हैं मल्लिकार्जुन राव। ये एक पब्लिक सेक्टर की बैंक है, यानी सरकारी बैंक है, और वर्तमान में इसकी अगर रैंकिंग बात करें तो ये तीसरी सबसे बड़ी बैंक है भारत की। दूसरी बैंक थी ये, लेकिन इंडियन ओवरसीज बैंक ने इनको अभी हाल ही में पीछे कर दिया है। एसबीआई है टॉप पर, सेकंड पर है इंडियन ओवरसीज बैंक और थर्ड पर है पंजाब नेशनल बैंक, चौथे पर बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, तो अच्छा एक और पॉइंट, पंजाब नेशनल बैंक को ही अगर आपको याद हो अभी एक अवार्ड मिला था। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी और एक और थी यूबीआई यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों को दोस्तों मिला था राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार इसको दिया गया था, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा जरूर। अच्छा एक साथ और एक और क्वेश्चन याद कर लीजिए। अभी मल्लिकार्जुन राव जो ये आपको दिख रहे हैं ना, जो कि इसके एमडी और सीईओ हैं, इनका कार्यकाल भी अभी बढ़ाया गया था। इनका कार्यकाल 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 2022 के 31 जनवरी तक बढ़ाया गया है कार्यकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नाम की पुस्तक लिखी है रजनीश कुमार जी ने। रजनीश कुमार ये एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन, देख लीजिए इनकी किताब, इनकी पुस्तक और इनकी इमेज भी है। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके ये पूर्व अध्यक्ष थे, काफ़ी दिनों तक रहे, 3 वर्षों तक रहे ये अध्यक्ष। तो इन्होंने अपनी ये पुस्तक लिखी है, इनकी ये पहली पुस्तक है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। क्लियर, ए बैंकर्स मेमोयर। तो ये पुस्तक को पब्लिश करेगा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। अब फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पिछले दिनों में आई कुछ बुक्स के बारे में। जैसे अभी ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नाम की पुस्तक आई थी, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखा। द थ्री खान्स नाम की पुस्तक आई थी, कावेरी बमजई ने लिखा। द फ्रैक्चर्ड हिमालय निरुपमा राव की पुस्तक है। द बैटल ऑफ रेजांग लॉ कुलप्रीत यादव। बुलेट्स ओवर बॉम्बे उदय भाटिया। माई लाइफ इन फुल इंदिरा नोई जो कि पेप्सिको के पूर्व सीईओ हैं। जंगल नामा ऑडियो बुक अमिताभ घोष की आई। इकोनॉमिस्ट गांधी जयतीर्थ राव की आई। ठीक है, देखिए ये बहुत स्लोली पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब जब भी आएगा आप बस ऐसे क्विकली केवल रीडिंग लगा लो, बस धीरे धीरे रीडिंग लगाते रहोगे, दिमाग में बैठता जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आपको सब याद ही हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका तैयार भी हो जाएगा। तैयार कैसे होगा? देखिए आपको लग रहा होगा ये सब तैयार नहीं है, लेकिन अभी मैं जब ऑप्शन दूंगा ना आपको, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा आपके सामने ना, ऑप्शन रहेंगे ना, तो तुरंत आप लोग एलिमिनेट कर लोगे। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना हुआ करो। ये पुस्तक जो है, लेखक जो है, ये हमें याद नहीं हो रहा है, नहीं, ये याद नहीं होगा ऐसे, बस आप रीडिंग लगाते जाओ, लेकिन जब आपके सामने ऑप्शन आएगा ना तो तुरंत क्लिक कर ले जाओगे। चलिए, फिलहाल हिंदी का कोर्स आया है, आप जाकर के इसके बारे में पता कर सकते हैं। MZT ऐप पर व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। अगला, हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बनी? तो एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त दोस्तों बनी हैं अदिति माहेश्वरी। अदिति माहेश्वरी राजस्थान की हैं, देख लीजिए इमेज, ये हैं अदिति माहेश्वरी। इनको एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त यानी ब्रिटिश हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
ठीक है। तो भारत में ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर एक दिन के लिए नियुक्त की गई। राजस्थान की ये रहने वाली हैं और इनको अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि 11 अक्टूबर को ये पद दिया गया एक दिन के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को एम्बेसी जो है ब्रिटेन की, उसमें एक प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है उच्चायुक्त दिवस के नाम से, हाई कमिश्नर डे के नाम से। तो उसी प्रतियोगिता की ये हिस्सा थी और इनको नियुक्त किया गया। क्लियर? ये प्रतियोगिता 2017 से ही प्रत्येक वर्ष आयोजित कराई जाती है। तो इन्होंने अभी इंडिया ब्रिटेन एनर्जी फॉर ग्रोथ डायलॉग में भी हिस्सा लिया। भारत के मंत्रियों और ब्रिटेन के मंत्रियों के बीच में ये बैठक थी, इसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया, अदिति माहेश्वरी ने। अच्छा, एक दिन से आपको क्या याद आ रहा है? अभी आपको याद हो अगर तो एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को दोस्तों उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा एक दिन के लिए मीनाक्षी वर्मा को मध्य प्रदेश राज्य की गृह मंत्री बनाया गया था। तो ये दो नाम भी आपको याद रखना है। मीनाक्षी वर्मा एक महिला सिपाही थी, उनको मध्य प्रदेश राज्य की एक दिन का गृह मंत्री बनाया गया था। और सृष्टि गोस्वामी जो कि एक 17-18 साल के आसपास की लड़की है, उसको दोस्तों उत्तराखंड का सीएम बनाया गया था एक दिन के लिए, ठीक है। और अभी अदिति माहेश्वरी को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च किया? तो लूसी नाम का ये क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष यान यानी एस्ट्रॉयड स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेगा नासा ने घोषणा की है कि ये 16 अक्टूबर को यानी बहुत ही जल्द 16 अक्टूबर 2021 को दोस्तों लूसी नाम का एक एस्ट्रॉयड टाइप का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेगा। इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि एस्ट्रॉयड्स के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करेगा। इससे ये पता लगेगा कि हमारा सौरमंडल कब से बनना स्टार्ट हुआ और कैसे बना, सौरमंडल का जन्म कैसे हुआ। तो ये लगभग 6 ऐसे एस्ट्रॉयड की यात्रा करेगा। एस्ट्रॉयड आप जानते हो ना, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह यानी कि जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े, समझ लीजिए एक प्रकार से पिंड, उनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बोलते हैं, ठीक है। तो ये एस्ट्रॉयड्स पर जा करके रिसर्च वगैरह करेगा। नासा का ये मिशन होगा और दुनिया का कह सकते हैं हम लोग कि ऐसा कोई मिशन अभी तक था नहीं, तो ये पहला मिशन है, ठीक है, जो एस्ट्रॉयड की यात्रा कर रहा हो। तो ये 12 वर्षों तक रहेगा बाहरी सौरमंडल में और 6 ऐसे एस्ट्रॉयड्स का ये दौरा करेगा। क्लियर? तो 16 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 1958 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। अच्छा, इसके अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में कुछ ही महीनों पहले नए बनाए गए हैं, बिल नेल्सन। तो इनका नाम पूछा जाएगा क्योंकि नई नियुक्ति है, तो पूछा तो जाना ही है, ठीक है। इसके अलावा नासा से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो पिछले दिनों में, उनका रिवीजन करते हैं हम लोग। जैसे नासा ने अभी हाल फिलहाल में लैंडसैट 9 नाम का एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया था। क्या था? अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट था लैंडसैट 9 नाम का। इसके अलावा दोस्तों अभी नासा एक बार चर्चे में आया था जब इसने चंद्रमा के साउथ पोल पर एक क्रेटर का नाम मैथ्यू हेंसन के नाम पर रखा था। किसके नाम पर? मैथ्यू हेंसन के नाम पर, जो आर्कटिक की खोजकर्ता थे उन्हीं के नाम पर रखा था एक क्रेटर का नाम। और अभी नासा और इसरो का एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट है निसार, ठीक है, जिसमें नासा और इसरो मिलकर के काम करेंगे। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, तो एक अपर्चर रडार ये लॉन्च किया जाएगा। तो निसार नाम का प्रोजेक्ट जो है इसको भी आपको याद रखना है। बहुत सारे पॉइंट है, इनका आप धीरे धीरे रिवीजन करते रहा कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ईरान के पहले राष्ट्रपति का निधन हो गया, इनका क्या नाम था? तो ईरान के दोस्तों पहले राष्ट्रपति थे अबोल हसन बनी सद्र। तो इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ये ईरान के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। हालांकि आगे चल करके इन पर महाभियोग भी चलाया गया और ये भाग भी गए, तेहरान छोड़कर भाग गए थे, ठीक है। तो वहाँ के मौलवियों के द्वारा इन पर चलाया गया था महाभियोग। फिलहाल इनका सफ़र आसान नहीं था जब ये पहली बार राष्ट्रपति बने। देखिए कोई भी देश हो, जब पहला राष्ट्रपति बनता है, पहला प्रेसिडेंट बनता है, तो इसका मतलब वो संघर्ष से जुड़ा रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उस प्रकार के आंदोलन होते हैं वहाँ पर, उस देश को आज़ादी मिलती है, तब वो पहला प्रेसिडेंट बनता है। चाहे वो दोस्तों भारत में जो स्वतंत्रता सेनानी वगैरह रहे हों, वो जो पहले पद पर आए हैं, चाहे वो सब रहे हों, या फिर चाहे आप बांग्लादेश में देख लो, शेख मुजीबुर रहमान देख लो, ठीक है, जेल में बंद थे, चाहे आप दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को देख लो, चाहे इनको ही देख लो, कोई सभी हो, अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो उसके पीछे उन आंदोलनों का हिस्सा रहा करता है। ऐसे ही ये भी जो थे इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के पहले राष्ट्रपति बने थे।
इस्लामिक क्रांति वहाँ पर बहुत हुई थी 1979 के आसपास में। तो 1980 में ये बने तो प्रेसिडेंट, लेकिन इन पर मौलवियों का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा। वहाँ के मौलवियों को द्वारा धर्म को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फिर से पड़ने लगा और फिर 16 महीनों के बाद ही इन पर महाभियोग चल गया और इनको भागना पड़ा। ये तेहरान छोड़ करके भाग भी गए थे। तो फिलहाल अभी इनका जाकर के निधन हो गया है। क्लियर बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद और वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा। अगर मान लीजिए लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक अब कर दो और शेयर तो जरूर करना है आपको। वीडियो को शेयर कर दो। आजकल आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हो, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किसने पृथ्वी निगरानी उपग्रह लैंडसैट 9 लॉन्च किया? अभी मैंने आपको बताया है इसी वीडियो में, आप आंसर कर सकते हैं। हाल ही में किसने फास्टर प्रणाली शुरू की? हाल ही में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? किस संगठन ने शांतिपूर्ण मिशन 2021 को शुरू किया है? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम पर डेली वन लाइनर भेजा जाता है हिंदी और इंग्लिश में, तो आप क्विकली रिवीजन कर सकते हो। सिर्फ 1 मिनट में रिवीजन कर सकते हो डेली के डेली करंट अफेयर का। इसके अलावा डिटेल वाली PDF के साथ डिटेल क्विज आपको मिलेगी एप्लीकेशन पर। MZT ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।